ओके, तो अब चलिए, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और आज कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी, उसके ऊपर सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो हमें लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा है, पता नहीं इसमें से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले, मटीरियल्स विच डू नॉट ट्रांसमिट लाइट आर रिफर्ड टू एज, मतलब वो मटीरियल जो कि लाइट को जो है मतलब उससे लाइट पास होकर नहीं जाती है। तो चार, ये नागालैंड पीसीएस में पूछा गया था 2012 में। ल्यूमिनस, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ल्यूसिड। जब मैंने टाइप्स ऑफ मटेरियल बताया था, मीडियम बताया था, बेसिकली टाइप्स ऑफ मीडियम बताया था, तो उसमें जो जब ट्रांसपेरेंट मैंने बताया था आपको, ट्रांसपेरेंट होते हैं और जो है आपके ओपेक होते हैं। तो इसमें जो है आपका जो वो चीज़ जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें से लाइट पास हो जाती है, और ओपेक कौन से होते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होती है। तो इसका आंसर जो है पूछा गया, मटेरियल विच डू नॉट ट्रांसमिट, डू नॉट जो कि लाइट ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं। तो ल्यूमिनस वो होते हैं जिनसे से लाइट निकलती है, ऑटोमेटिक लाइट निकलती है, या फिर हम उसको एनर्जी से देते हैं तब लाइट निकलती है, तो ल्यूमिनस नहीं हो सकता है। ट्रांसपेरेंट वो हो गया जिसमें से निकल गई, ल्यूसिड नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ओपेक। आंसर होगा इसका ओपेक। नेक्स्ट है, वी ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट अराउंड अस ड्यू टू। 2018 में पूछा गया है कि किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो हमें दिखाई क्यों पड़ता है। तो कुछ फिनोमिना है जो कि हमने देखा था, अभी हमने इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही केवल देखा है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। तो इसमें जो है, जब भी कोई चीज़ किसी चीज हमको दिखाई पड़ती है तो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से पड़ती है, जो कि हमने देखा था कि जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है कि किसी भी तल पर जब लाइट हमारी बाउंस बैक होकर वापस आती है तभी हमें वो चीज दिखाई पड़ती है। आंसर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट। सीरियस 2011 में पूछा गया है कि ब्लैक बोर्ड हमें ब्लैक क्यों दिखाई पड़ता है, क्या रीजन है। तो इट रिफ्लेक्ट्स एवरी कलर, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, एब्जॉर्ब्स ब्लैक कलर, या रिफ्लेक्ट ब्लैक कलर। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। कोई भी चीज हमें दिखाई क्यों पड़ती है, जब जो है वो हमें रिफ्लेक्शन उस पे होता है। तो ब्लैक बोर्ड हमें, या जैसे कि मान लीजिए कि कुछ फॉर एग्जाम्पल कोई भी कलर, जैसे आपकी चेयर का कलर ब्लू है, तो ब्लू क्यों दिखाई पड़ रहा है कि उससे उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर जो है हमारी आंखों पे जा रही है। हमारी कौन सेल्स होती हैं आईज की, जो कि हम नेक्स्ट आगे आने वाले टॉपिक में देखेंगे कि हमको कलर ऑफ लाइट क्यों दिखाई पड़ता है, और पर्टिकुलर हमें ब्लू कलर ब्लू दिखाई क्यों पड़ता है, रेड कलर दिखाई क्यों पड़ता है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक बोर्ड हमें क्यों ब्लैक दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा बी, it does not reflect any color. A non-spherical shining spoon can generally be considered as। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान देना है वर्ड्स पर। अ नॉन स्फेरिकल शाइनिंग स्पून, अब अगर हम स्पून की बात करें तो उसकी सरफेस ऐसी होती है, तो हम ऑब्वियस सी बात है हमको लगेगा कि ये कुछ इस टाइप का है, जिसको कि हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स की तरीके से जो है कंसीडर करेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है नॉन स्फेरिकल, मतलब जो स्पून है वो हमारी स्फेरिकल या सर्किल नहीं है, वो हमारी कैसी है, स्ट्रेट है। तो उस कंडीशन में हम उसको कैसे करेंगे कंसीडर, प्लेन मिरर की तरह। ठीक है, आंसर है सी, प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रेज व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट
नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर। अब यहाँ पे बेसिकली ये क्या कह रहा है कि एक्चुअली जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, सॉरी, जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये सरफेस है, इस पे हमने कोई एक इंसिडेंट रे दी है, तो इसके बीच में हम एक नॉर्मल खींचते हैं और इससे ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे चली जाती है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो एंगल आई है वो हमेशा इक्वल टू होता है एंगल आर के। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उस कंडीशन में ये इक्वल हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये हमेशा इक्वल रहेगा अगर हमारी स्मूथ पॉलिश सरफेस है। अगर हमारी, हमने देखा था 2 टाइप की सरफेस होती है कि एक तो रफ सरफेस होती है, तो अगर स्मूथ सरफेस है तो उस कंडीशन में एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली। तो अब इंसिडेंट अगर हमारा नॉर्मल पे पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्टेड रे भी हमारी इसी से वापस लौटेगी क्योंकि इक्वल है। तो अगर नॉर्मल में हमारा 0 है तो रिफ्लेक्शन में भी हमारा 0 होगा। तो आंसर इसका होगा 0, क्योंकि नॉर्मल हमारा 90 डिग्री पे होता है। हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और उससे फिर जितना भी एंगल हमारा इंसिडेंट का होता है उतना ही हमारा रिफ्लेक्टेड का होता है। आंसर है डी। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? क्योंकि अगर यही इसी क्वेश्चन को अगर बोल दिया जाता कि जो है, मान लीजिए ट्विस्ट कर दिया जाता कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा 45 डिग्री है, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये चीज़ जो है आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ काम देगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे जैसे हम चेंज करते जाते हैं एंगल चेंज होता जाता है। नेक्स्ट है, what will be the nature of image formed by a convex mirror when the position of the object is between infinity and pole of the mirror? अब देखो, अभी अभी ये चीज़ें मैंने बताई थी कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक ही तरीके की इमेज बनाता है। आप इन्फिनिटी पे रख दो या फिर आप किसी नॉन डिस्टेंस पे रख दो। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर है तो हमेशा कैसा बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। तो हमें और कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने ये देखा कि कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्वियस सी बात है ये वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाएगा। नेक्स्ट है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। अब देखो, ये पूछ रहा है कि आपको नहीं पता कि मिरर सामने कौन सा रखा हुआ है, लेकिन आप कहीं पर भी उस पे खड़े हो रहे हो, कितनी भी दूरी पर खड़े, मतलब अब डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है, तो उस कंडीशन में वो मिरर कैसा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, या हमारा इमेज कैसी बन रही है, इमेज हमारी इरेक्ट बन रही है, मतलब सीधी बन रही है। साइज ऑफ इन मिरर का भी चक्कर नहीं है यहाँ पे। अगर साइज ऑफ मिरर बोलता तो हम प्लेन मिरर पे जाते, क्योंकि इमेज हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम जो है इमेज जो है देखते हैं प्लेन मिरर से। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, जो कि कॉन्वेक्स मिरर क्या कहता है, हमेशा जो है इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे वर्चुअल बोला नहीं है, प्लेन मिरर भी हमेशा हमारा इरेक्ट बनाता है। तो उस कंडीशन में आंसर होगा इसका ए, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि प्लेन मिरर में जो है इसमें डिस्टेंस की बात भी कर दी है, तो केवल प्लेन मिरर आंसर हमारा नहीं होगा। कॉनकेव मिरर तो हो ही नहीं सकता,
कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, बट क्योंकि आंसर में हमारे प्लेन और कॉन्वेक्स दोनों दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर प्लेन और कॉन्वेक्स होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि डेंटिस्ट यूजेस अ डैश मिरर फॉर द एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। तो ये चीज़ मैंने देखा था कि बताया था आप लोगों को कि क्या होता है, कॉनकेव मिरर को अगर हम पास में लेके आते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, तो बहुत प्रिसाइजली उसको हम जो है अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो आंसर हमारा डायरेक्टली ये कॉनकेव मिरर होगा। ओके, इसमें ये दो टाइप के मिरर और ये दिए हुए हैं, प्लानो कॉनकेव और प्लानो कॉन्वेक्स। ये अभी ये हमारे सिलेबस में कहीं पर भी मुझे ये क्वेश्चन इस टाइप का दिखा नहीं, बट प्लानो कॉनकेव का मतलब हो गया कि एक सरफेस आपकी कॉनकेव होगी और एक सरफेस प्लेन मिरर की होगी। प्लानो कॉन्वेक्स हो गया मिरर जिसमें कि हमारा एक सरफेस आपकी कॉन्वेक्स होगी और दूसरी सरफेस हमारी प्लेन होगी। सेम वही क्वेश्चन फॉर शेविंग वन यूजेस, देखो बीपीएससी में पूछा गया है, कॉनकेव मिरर होगा इसका आंसर, क्योंकि प्लेन कॉन्वेक्स नन ऑफ दिस। कॉनकेव मिरर क्योंकि सेम वही प्रिसाइजन के साथ हमें जो है शेविंग करनी होती है। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड बाय डॉक्टर टू एग्जामिन ओरल कैविटी। तो कॉन्वेक्स मिरर तो यूज नहीं होता है, तो ये कट हो जाएगा। कॉनकेव मिरर आर यूज एज रिफ्लेक्टर, तो रिफ्लेक्टर की तरह हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर है जो कि रिफ्लेक्टर की तरह यूज होगा, तो कॉनकेव मिरर भी नहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर शुड बी यूज्ड फॉर शेविंग, तो शेविंग के लिए कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो आंसर हमारा कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज रिफ्लेक्टर। इसका आंसर क्या है? शॉप सिक्योरिटी कैमरा, की शॉप सिक्योरिटी कैमरा में एक साइड लगा देते हैं और उसको रिफ्लेक्टर की तरह यूज करके लार्ज एरिया को हम देखते हैं। व्यू फाइंडर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द व्हीकल्स बिहाइंड आर मेड ऑफ। अब आपको जो है व्यू फाइंडर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू लोकेट द पोजीशन, मतलब आपके पीछे के जो है आपको व्हीकल्स को देखना है। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर का ये देखा था कि उसमें जो है रियर व्यू जो मिरर्स होते हैं या फिर बैक मिरर या साइड मिरर जो होते हैं उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि दूर तक पीछे के व्हीकल्स को हम देख सकें। तो आंसर होगा इसका कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कुछ क्वेश्चन हिंदी में जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाया जाता है? पर्दे पर बनाया जाता है, सदैव आवर्धित और उल्टा होता है। आवर्धित का मतलब हो गया आपका बड़ा और उल्टा मतलब हो गया इन्वर्टेड। तो हमने रियल इमेज की बात की थी कि रियल कभी भी हमारा रियल हमेशा पर्दे पे बनाया जाता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है? पर्दे के पीछे, बल्कि मिरर के पीछे बनता है। तो फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन सही है, सदैव आवर्धित और उल्टा होता है। तो ये वाला आंसर हमारा गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा इन लार्ज इमेज बनेगी, इमेज हमारी छोटी बनेगी, तो छोटी भी बन सकती है। तो उस कंडीशन में फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो केवल ए, केवल, तो हमारा आंसर होगा केवल 1, पर्दे पर बनाया जाता है। रियल इमेज या वास्तविक इमेज हमेशा पर्दे पर बनती है, जैसे कि सिनेमा घरों में हम देखते हैं, और जो हमारा जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमारे मिरर के ऊपर, प्लेन मिरर के साथ बनती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत सी जगह पूछा गया है कि अगर हमें किसी एक व्यक्ति की पूरी इमेज देखनी है तो मिरर हमें कितना बड़ा यूज करना होगा। तो इसका बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है कि हाइट आपकी रहेगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन 2। ये होता है हमारा मिरर का फॉर्मूला, कि जिसमें हमें कि
कितने साइज का मिरर चाहिए होगा। तो व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर नहीं चाहिए होगा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, हाइट का 2, ऑब्जेक्ट का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। तो जब भी हमें जो है मिरर की इमेज देखनी होगी तो हाइट जितनी हमारी दी होगी उसको हम जस्ट हाफ कर देंगे, तो हमें मिरर की हाइट पता चल जाएगी। देखो सेकंड क्वेश्चन उसी तरीके का है कि 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई लेनी होगी। तो अब सेम वही चीज है कि 1.50 को हम हाफ कर देंगे, 1.50 अपॉन 2, तो आ जाएगा 0.75। तो आंसर होगा हमारा ए। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जा रहा है तो परावर्तित किरण का घूर्ण कितना होगा, मतलब वो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कितना हो जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारी वो कितने एंगल से घूम जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी जब भी हम एंगल को, अगर हम जो है मिरर को घुमा रहे हैं, मतलब एंगल का इसमें ये बात ध्यान देनी है, मैंने क्या बोला था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे हमें ये वाली बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे हम मिरर को ही घुमा दे रहे हैं, एंगल को नहीं घुमा रहे हैं। तो उस कंडीशन में पूछा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कितनी घूम जाएगी। तो अगर थीटा घुमाई गई है तो एंगल रे हम रिफ्लेक्टेड रे जस्ट डबल हो जाती है, 2 थीटा एंगल से घूम जाती है। चलो भाई तुम इतना घूम रहे हो तो हम तो तुमसे दुगना घूम जाएंगे, ठीक है। 2 थीटा आंसर होगा। एक समतल शीशे के सामने 1 मीटर की दूरी पर एक बालक खड़ा है, बालक तथा उसकी छाया की दूरी होगी। मतलब इसमें एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर कोई एक बालक या बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है कि उसकी इमेज से डिस्टेंस कितनी होगी। तो जब प्रीवियस क्लास में हमने प्लेन मिरर पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये वाली बात बताई थी कि प्लेन मिरर के केस में जितनी दूरी किसी ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से होती है उतनी ही दूरी उस ऑब्जेक्ट की इमेज की होती है। तो अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर। तो अगर वहीं पे मैंने ये वाली बात भी बताई थी कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा मान लो 0.5 मीटर खिसकेगा तो इमेज भी इसकी 0.5 मीटर खिसक जाएगी। तो ये वाली बात अच्छे से ध्यान देनी है कि प्लेन मिरर की केस में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर जो है उसकी इमेज बनेगी। अगर जो है ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा तो मिरर तो आपकी इमेज भी जो है मिरर के पास आएगी। तो अगर आपसे पूछ रहा है, मान लो अभी तो ये पूछा गया है कि इतनी दूरी पर है, टोटल डिस्टेंस बताओ। अगर ये पूछ रहा है कि वो 0.5 मीटर आगे खिसक रहा है तो अब इमेज कितनी दूरी पर बनेगी, तो आप 0.5 1 मीटर आप उसमें से माइनस कर दो तो इमेज बन जाएगी 1 मीटर, टोटल डिस्टेंस 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है। आंसर है हमारा 2 मीटर की जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है हमारा उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगी। जब 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। 2 प्लेन मिरर रख दिए गए हैं, और उनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। तो अब उससे जो है कितने ज़्यादा जो है आपके कितने उनकी संख्या क्या होगी जो इमेज फॉर्मेशन होंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसकी इमेज इसमें बनेगी, इसकी इमेज इसमें बनेगी, फिर इस इमेज की इसमें बनेगी, इसकी इमेज फिर इसमें बनेगी। करते करते इसको कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा।
तो इस कंडीशन में यहाँ पे इनफाइनाइट या अनंत आंसर होगा। एक मधुबाला की मूवी थी जिसमें गाना था, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उस गाने में क्या होता है कि जब मधुबाला डांस कर रही होती थी तो ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है मिरर्स लगाए हुए थे, और वो प्लेन मिरर्स लगाए हुए थे। तो उसकी वजह से जब उसकी इमेज उस पर जा रही थी तो रिफ्लेक्शन को जब आप ऊपर देखते हैं तो हर तरफ उनको अनकाउंटेबल इनफाइनाइट मधुबाला की इमेज जो है दिखाई पड़ रही थी। तो इसमें क्या होगा कि इनफाइनाइट हमें जो है दिखाई पड़ेगी। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से होकर एक गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। तो अब देखो, अभी मैंने ये चीज देखी थी, वह काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन जो कि फोकस एवं पोल से, मतलब इन्होंने दर्पण कोई भी आप ले लीजिए, मिरर कोई भी ले लीजिए, एक काल्पनिक रेखा है जो कि पोल और फोकस से, एफ और पी से होकर गुजर रही है, उसको क्या कहते हैं। तो फोकल लेंथ नहीं कहते हैं, प्रिंसिपल अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो वही चीज मैं बोल रही थी कि सारे टर्मिनोलॉजी को अगर आप एक बार देखेंगे, फिर से देखो, इसमें ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे इंसिडेंट रे कट करती है। कॉनकेव मिरर के केस में ये हो गया फोकस। इस सर्कल का जो सेंटर पार्ट हो गया वो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पोर्शन हो गया जहाँ से लाइट हमारी रिफ्लेक्ट करेगी उसको हम कहेंगे एपर्चर। तो ये सारे टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। प्रिंसिपल एक्सिस किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के पी के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखो 2021 में पूछा गया छत्तीसगढ़ में। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस से किस तरीके का इमेज बनती है, हमेशा आभासी बनेगी तथा हमेशा सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पर भी रख दिया गया हो, देखो आभासी तथा छोटा भी बनेगा, बट आभासी तथा सीधा इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्योंकि इसमें साइज की तो चलो बात है, हमेशा छोटा ही बनता है, बट इसमें यहाँ आंसर आभासी तथा सीधा होगा, आभासी तथा सीधा। यदि किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया प्रति कैसी बनेगी। ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है फोकस पर, तो अब वो कैसा बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। हमने जो है 6 केसेस देखे थे इसमें कि पहला केस क्या था कि जब हमारा इन्फिनिटी पर जो है ऑब्जेक्ट हो, तो उस कंडीशन में जो है हमारी जो इमेज बनेगी। फिर हमने सेकंड देखा था तो इमेज हमारी फोकस पे बनेगी। फिर सेकंड हम पास 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 लेते आ रहे थे और इसका जस्ट अपोजिट, अब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रख दिया गया है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पर हमारी इमेज बनेगी। तो ये जो उसका चीज़ थी वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मैंने इसकी ट्रिक भी बता दी है कि धीरे धीरे पास खिसकाते जाओगे तो आपका इमेज भी जो है खिसकती जाएगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रख दिया है तो नेचुरल सी बात है कि इमेज हमारी अब इन्फिनिटी पर बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में रख दिया गया हो तो कौन सा केस था, कहाँ बनेगी, पास में रख दिया गया है तो अब कहीं पे वो दोनों रेज आपस में कट ही नहीं करेंगी, इन्फिनिटी पर भी नहीं कट करेंगी। तो अब हमारा इमेज अब बदल जाएगी, अब हमारी वर्चुअल इमेज बनने लगेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है, रियर व्यू मिरर या फिर साइड मिरर। तो उत्तल या कॉन्वेक्स मिरर का जो है यूज होता है। तो आंसर होगा ये उत्तल दर्पण का या
कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग होता है, तो वो दूर से जो है जो इमेज होती है उसको जो है लाके दिखाता है। चलिए फिर ये आंसर, आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। जितने भी मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एक एक बार सॉल्व करा दिया है। थोड़ा सा उसको देखिएगा, क्वेश्चन के साथ रिलेट करके पढ़िएगा, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिटेन रहेगी दिमाग में। तो इसलिए जो है अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो है जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको। ओके, थैंक यू।